रुचिका सुबह जल्दी नहाकर अपनी शादी में मिली एक महंगी साड़ी पहन लेती है। रुचिका बहू, तो कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, मैं नकुल के साथ अपने मायके जा रही हूँ। आज मेरी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे ना, मम्मी ने मुझे और नकुल को बुलाया है। इतना कहकर वो किचन में काम कर रही साक्षी के पास जाती है। जेठानी जी, आपके पास कोई नया पर्स है क्या? मुझे आज मायके जाना है और मेरे पास जितने भी पर्स है वो मैंने सब यूज कर लिए। हाँ साक्षी, मेरे पास 2 नए पर्स रखे हैं, तुम देख लो, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। आओ मेरे साथ। साक्षी उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने दोनों पर्स निकाल कर दिखाती है। ये देखो, ये पीला वाला और ये पिंक वाला, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो। ये गुलाबी रंग का पर्स मेरी साड़ी के कलर से मैच कर रहा है, इसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, ले जाओ। मैं वापस आकर आपको पर्स लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं रुचिका, तुम्हारा जब मन करे तब वापस कर देना। रुचिका साक्षी का पर्स लेकर मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद, साक्षी बहू, तू बहुत भोली है। क्या हुआ मम्मी जी? तूने रुचिका को अपनी वो पर्स दे दी जो तुझे रणवीर ने सिंगापुर से ला कर दी थी। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, आखिर रुचिका भी तो इस घर की बहू है। तुझे पता है ना, वो तेरी कोई भी चीज ले लेती है तो वापस नहीं करती। जानती हूँ मम्मी जी, तो क्या हो गया, वो मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी है, और बड़ों का तो फर्ज होता है छोटों के लिए करते रहना। अगर वो मुझे पर्स वापस नहीं करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बहू, रुचिका को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो समझती क्यों नहीं है? सब तेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं और तू उन्हें अपना फायदा उठाने देती है। अरे इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है मम्मी जी, मैं तो बस बड़े होने का फर्ज पूरा कर रही हूँ। इस घर में मैं बड़ी हूँ तो छोटों के प्रति मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज भी तो है। पार्वती साक्षी को समझाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन साक्षी को कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल साक्षी परिवार की खुशियों के लिए त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने में विश्वास करती थी, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सभी उसके इसी नेचर का गलत फायदा उठा रहे हैं और धीरे धीरे वो अपना सब कुछ लुटा रही है। इस बात के लिए पार्वती और रणवीर उसे अक्सर समझाया करते, लेकिन साक्षी को कुछ समझ में नहीं आता था। इसी तरह से एक दिन साक्षी की ननद माही ससुराल से मायके आती है। भाभी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तेरी याद में थोड़ा सूख गई हूँ। तू शादी करके ससुराल क्या गई, हमें तो भूल ही गई। कैसी बात कर दी भाभी आपने, मैं भूल जाऊंगी और वो भी आपको। आपकी याद आ रही थी तभी तो आज आपसे मिलने चली आई। और बताओ। बताती हूँ, यही खड़े खड़े बातें करेंगी आप। चलिए मेरे कमरे में। अच्छा, मैं आपके लिए ना ठंडा शरबत लेकर आती हूँ, धूप से आई है, थोड़ा तरोताजा हो ले। ठीक है भाभी। माही साक्षी के कमरे में जाकर बैठ जाती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे कुछ नजर नहीं आता। क्या बात है, कमरा एकदम खाली खाली पड़ा है। भाभी ने इतने दिनों में कुछ शॉपिंग नहीं की क्या? वो साक्षी की अलमारी खोलती है जिसमें उसे ज्वेलरी का एक डब्बा दिखता है। इस डिब्बे में क्या है? माही डब्बा खोलती है तो उसमें गोल्ड की चेन होती है। अरे, भैया ने भाभी को ये चेन कब दिला दी? वो डब्बा लेकर पार्वती के कमरे में जाती है। मम्मी, तुम यहाँ लेटी हो? अरे माही, तू कब आई बेटा? अब भी आई हूँ। ये देखो, भैया ने भाभी को गोल्ड की चेन दिलाई है। ये तुझे किसने दिखाया? कौन दिखाएगा, मैंने भाभी की अलमारी खोली तो सामने पड़ा था। तूने साक्षी बहू की अलमारी क्यों खोली? और रणवीर ने उसे कुछ दिला भी दिया तो तुझे उससे क्या? तुझे तो तेरी शादी में पूरे गहने मिले हैं ना? नहीं मम्मी, भैया ने सिर्फ भाभी के लिए चेन क्यों खरीदी? मुझे भी ऐसी एक चेन चाहिए। माही बेटा, ये बहुत गलत बात है। अरे साक्षी रणवीर की पत्नी है, भला एक पति अपनी पत्नी को कुछ दिला नहीं सकता क्या? हर बार जरूरी नहीं कि वो तुझे भी वही चीज दिलाए। तभी वहां पर साक्षी शरबत की ट्रे लेकर आती है और वो सब कुछ सुन लेती है। अरे कोई बात नहीं माई, अगर ये चेन तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख लो। सच भाभी? हाँ, तुम पर ये चेन बहुत अच्छी लगेगी। ओह, थैंक यू भाभी। माही गोल्ड की वो चेन अपने गले में डाल लेती है। और दिखाइए ना भैया ने आपको क्या क्या दिलाया है। मेरे कमरे में चलो, तुम्हें सब दिखाती हूँ। साक्षी माही को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने सारे नए कपड़े दिखाती है जो उसे रणवीर ने दिलाए थे। वाह भाभी, ये साड़ी बहुत सुंदर है, रख लो मैं। रख लो। साक्षी से साड़ी और चेन लेने के बाद वो रुचिका के पास जाती है, लेकिन रुचिका से उसे कुछ नहीं मिलता। शाम को माही ससुराल वापस लौट जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रणवीर साक्षी से कहता है, साक्षी, मैंने तुम्हें वो गोल्ड की चेन दिलाई थी ना, उसे कभी पहन भी लिया करो, या फिर अलमारी में सजाने के लिए लिया था। अरे वो चेन तो माही ले गई। माही ले गई? कब? पिछले हफ्ते वो यहाँ आई थी ना, तभी उसने वो चेन देख ली, उसे बहुत पसंद आ गई और उसके गले में ना वो चेन अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने दे दिया उसे।
तुम पागल तो नहीं हो? उसे साड़ी में बहुत गहने मिले, चेन भी मिला है, तुमने उसे अपनी चेन क्यों दे दी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आपकी छोटी बहन है और मेरी इकलौती छोटी ननद। उसे तो चीजें देते रहना हमारा फर्ज है। एक चेन ही तो लिया है उसने, कौन सा मेरी किस्मत ले गई है। और चेन पाकर वो इतनी खुश थी कि पूछिए मत। मैं तो उसकी खुशी से ही खुश हूँ। साक्षी, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। सिर्फ वही नहीं, तुम्हें सब बेवकूफ बनाते हैं और तुम पता नहीं कब तक बेवकूफ बनती रहोगी। अब फालतू में इतना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ही हो या रुचिका और नकुल, उनका हम पर हक है, अधिकार है। वे हमें अपना बड़ा समझते हैं, तभी तो हमसे कुछ मांगते हैं। अरे लेकिन साक्षी, लेकिन कुछ नहीं। मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ इन्हें दे दूं। इसी तरह से एक दिन नकुल रणवीर से उसकी नई महंगी घड़ी मांगता है। भैया, वो अपनी घड़ी देना, आज ऑफिस वैन कर जाऊंगा। रणवीर वो घड़ी किसी को भी नहीं देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बहाने बनाता, साक्षी तुरंत बोल पड़ती है। अरे हाँ नकुल, तुम जरा ठहरो, मैं अभी इनकी घड़ी लाकर देती हूँ। साक्षी अपने कमरे में जाती है और रणवीर की अलमारी खोलकर उसकी महंगी घड़ी लाकर नकुल को देती है। ये लो नकुल, तुम्हें ये घड़ी बहुत पसंद है ना? हाँ भाभी, बहुत पसंद है। तो तुम रख लो ना, तुम्हारे भैया दूसरी घड़ी ले लेंगे। थैंक यू भाभी। साक्षी नकुल को घड़ी दे देती है और रणवीर साक्षी को देखता रह जाता है। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब रणवीर ऑफिस से घर आता है, साक्षी, तुमने मेरी फेवरेट घड़ी नकुल को दे दी, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। अरे तो क्या हो गया? नकुल आपका छोटा भाई है। छोटा भाई है तो कब तक छोटा रहेगा? अब वो भी अच्छा खासा कमाता है, वो खुद भी वैसी घड़ी ले सकता है। इस तरह से तुम मेरे सारे पैसे खत्म करवा के मानोगी। देखना, एक दिन हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। रणवीर, आप ना फालतू की बातें लेकर बैठ गए। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए। आज रुचिका का बर्थडे है। मैंने उससे कहा है कि तुम्हारे भैया आज हम सबको डिनर पर ले चलेंगे। इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है। साक्षी की आदतें देखकर रणवीर समझ जाता है कि वो दिन दूर नहीं जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। अपने बुरे दिनों के लिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और शहर से बाहर एक प्लॉट लेता है, जिसमें वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है। साक्षी, मैंने हमारे लिए ये प्लॉट खरीदा है। भगवान न करे कि कभी हमारा हाथ खाली हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम इस प्लॉट को बेच देंगे। इसकी हमें 2 गुनी रकम मिलेगी, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। अरे क्यों रणवीर, ये तो बहुत खुशी की बात है और हमें अपनी खुशियां अपनों के बीच में बांटनी चाहिए। नहीं साक्षी, अभी किसी को ये बात बताने का सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद सबको बता दूंगा। ठीक है। दिन गुजर रहे होते हैं। साक्षी दिन पर दिन दिल खोलकर अपना सब कुछ लुटा रही होती है। देवर, देवरानी, ननद, यहाँ तक तो ठीक था। साक्षी अब रिश्तेदारों पर भी अपना प्यार कुछ ज्यादा ही उड़ेलने लगती है। एक दिन घर में पार्वती की फुफेरी बहन अपने पति के साथ घर आती है। उनके साथ उनके बेटे बहू भी होते हैं। घर में एक ही गेस्ट रूम होता है, जिसमें पार्वती की बहन बहनोई को सुलाया जाता है। रात में जब सभी लोग खाना खा लेते हैं, मौसी जी, मैंने आप लोगों का कमरा तैयार कर दिया है, आप लोग जाकर सो जाइए। और भैया भाभी, आप दोनों मेरे और रणवीर के कमरे में सो जाइए। ठीक है साक्षी, वैसे भी हम लोग बहुत थक गए हैं, अब जाकर सो ही जाएंगे। रिश्तेदार अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। साक्षी, तुमने हमारे कमरे में चंदा और विनोद को सुला दिया, अब हम लोग कहाँ सोएंगे? तो क्या करती रणवीर, मेहमानों को सुलाने के लिए हमारे पास कोई और जगह भी तो नहीं थी। अरे तुम विनोद और मौसा जी को गेस्ट रूम में सुला देती, मौसी जी और चंदा मम्मी के साथ सो जाते। अरे कोई बात नहीं रणवीर, बस 2 दिन की तो बात है, हम दोनों किचन में सो जाएंगे। अरे लेकिन किचन में पंखा तक नहीं है, मैं गर्मी में कैसे सोऊंगा? आप बाहर सोफे पर सो जाओ, वहां तो पंखा लगा है ना, किचन में मैं सो जाऊंगी। साक्षी, तुम्हें अपना हर सुख त्यागने की न जाने कौन सी बीमारी है। रणवीर, हम दोनों इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारी हमारी है। बड़े होने का ये मतलब नहीं कि सारी मुश्किलें हम झेलें। अगर एडजस्ट करने की बात है तो जो भी इस घर में रह रहा है सबको एडजस्ट करना चाहिए। नकुल और रुचिका भी तो अपना कमरा छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने तो हमारा सहयोग नहीं किया। अब जाने भी दीजिए ना, वे हमसे छोटे हैं। ये अपना तकिया लीजिए और जाकर सोफे पर सो जाइए, मैं किचन में जा रही हूँ। रणवीर को समझ में आ रहा था कि जल्दी ही साक्षी उसका और अपना दोनों का बेड़ा गर्क करके मानेगी। दरअसल साक्षी के मन में दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी ममता थी कि उसके मन में छल कपट के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन उसके इसी स्वभाव को दूसरे लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। एक बार की बात है, पार्वती अपनी दोनों बहुओं के लिए मेकअप का सामान लेकर आती है। तभी उसी समय माही भी मायके आ जाती है। मम्मी, तुम्हारे हाथ में क्या है? साक्षी और रुचिका के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ, आजा तू भी बैठ। क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ। तभी साक्षी और रुचिका भी वहां आ जाते हैं।
माही सारा सामान खोलती है। ओहो, चूड़िया, डिजाइनर बिंदी, वाओ, ये लिपस्टिक का कलर कितना प्यारा है, और ये नेल पेंट भी बहुत सुंदर है। ऐसा बोलकर माही वो नेल पेंट अपने नाखूनों पर लगाने लगती है। पार्वती उसे टोकती है। पार्वती बेटा, ये नेल पेंट मैं साक्षी के लिए लेकर आई हूँ, उसे दे दे। माही को देखकर रुचिका फौरन अपना सामान वहां से उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी, साक्षी भाभी कहाँ नेल पेंट लगाती है, वो तो इतनी सिंपल रहती है, उन्हें इस सब की क्या जरूरत। माही ठीक कह रही है मम्मी जी, मुझे तो इन सबको लगाने की फुर्सत भी नहीं है। माही, ये सब तुम ले जाओ। सच में भाभी? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मम्मी जी का आशीर्वाद ही बहुत है। माही सारा सामान उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। उसके जाने के बाद पार्वती साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश करती है। साक्षी बहू तो कब सुधरेगी? अरे जो चीजें मैं तेरे लिए लाई थी वो तूने माही को दे दी, उसके पास भी वो सारी चीजें हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी मुझे मेकअप का शौक नहीं है, ये सारी चीजें माही के काम आएंगी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक है ना, जाने दीजिए ना। अच्छा ये बताइए, रात के खाने में क्या बनाऊं? सुबह दोपहर रात जब देखो तू ही खाना बनाती है। अरे कुछ काम अपनी देवरानी से भी करवा लिया कर। आज रुचिका से कह दे रात का खाना वो बना ले। मम्मी जी उसे आराम करने दीजिए ना, उसके सिर में दर्द है, उसने मुझे सुबह ही बता दिया था। और फिर मैं खाना बना दूं तो क्या हो जाएगा? अपनों के लिए खाना बनाने में मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और इस काम में जो खुशी है ना उसे मैं बयां भी नहीं कर सकती। तेरी इसी मासूमियत का फायदा रुचिका उठा ले जाती है। वो सारा सारा दिन आराम करती है और तू नौकरों की तरह काम करती है। मम्मी जी, मैं रुचिका को अपनी देवरानी नहीं छोटी बहन की तरह मानती हूँ। अगर वो मेरी छोटी बहन है तो आराम करना उसका हक है। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए आज खाने में क्या खाएंगी? आज खाने में लौकी बना ले। मम्मी जी, नकुल को लौकी पसंद नहीं है, तो एक काम कर बेसन की सब्जी बना ले, बहुत दिनों से नहीं खाई। साक्षी बेसन की सब्जी और पराठे बनाकर सबको खाना खिलाती है। एक एक दिन करके वक्त आगे निकल रहा था। साक्षी का भोलापन दूसरों के सामने उसे बेवकूफ साबित कर रहा था। नकुल और रुचिका अब एक दूसरे से इस बात पर राय मशवरा करते हैं कि उन्हें घर में उनका हिस्सा मिल जाए। इसके लिए वो पार्वती से बात करते हैं। मम्मी, मैं सोच रहा था मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। इस नौकरी में कुछ नहीं रखा, जितनी कमाई होती है सब हाथ से निकल जाती है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। तो कर लेना बिजनेस, तुझे किसने रोका है? तुम हमारा बंटवारा कर दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने हिस्से को गोदाम बनाऊंगा। हिस्सा? हाँ मम्मी, मैं लॉन्ड्री का बिजनेस करूंगा तो घर में गोदाम बनाऊंगा। बाहर बनाया तो किराए के पैसे लग जाएंगे, फिर क्या फायदा। तभी साक्षी बोलती है, नकुल ठीक कह रहा है मम्मी, जब हमारे पास अपना घर है तो बाहर किराए पर दुकान क्यों लेना है? आप नकुल को उनका हिस्सा दे दो ना, इससे नकुल का काम अच्छा चलेगा। मैं तो कहती हूँ माही को भी उसका हिस्सा दे दो। इस घर में माही का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। बहू तो चुप कर, मुझे सोचने का टाइम दे। नकुल बेटा, मैं तुझे सोचकर बताऊंगी। रात में नकुल और रुचिका जब सोने जाते हैं, साक्षी भाभी हमारा काम आसान कर देंगी। अरे तुम देखना, वो तो अपना हिस्सा भी हमें दे देंगी, बेवकूफ कहेगी। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। इधर रणवीर साक्षी को समझाता है। साक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बंटवारे की बात पर नकुल का फेवर कर रही हो, उस पर से माही को भी उसका हिस्सा देने की बात कर रही हो। अरे वो अपना हिस्सा पहले ही ले चुकी है। अरे माही को उसका हिस्सा कब मिला? वो बेचारी तो अपने ससुराल में। उस घर में उसके हिस्से को बेचकर जितना पैसा बनता था उतने पैसे वो पापा से शादी के वक्त ही ले गई थी। वो पैसे उसकी सेविंग्स की शोभा बढ़ा रहे हैं और तुम्हारी वजह से वो दोबारा हिस्सा ले जाएगी। तो क्या हुआ रणवीर, वो तुम्हारी छोटी बहन ही तो है। भला अपनी ही बहन को थोड़ा ज्यादा हिस्सा दे दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? क्या घट जाएगा? अरे हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तुमने शहर के बाहर लाखों का प्लॉट ले रखा है ना, अब तक उसकी कीमत करोड़ों में हो गई होगी। हम उसे बेचकर अपने लिए एक फ्लैट ले लेंगे, हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जब बंटवारा हो ही रहा है तो साक्षी को भी इसका हक दे दो। रणवीर को लगता है कि साक्षी को समझाना दीवार पर सर पटकने के बराबर है। लेकिन अगली सुबह जब दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं और रुचिका अपने कमरे में होती है, तब पार्वती साक्षी के पास जाती है। साक्षी बहू। जी मम्मी जी। साक्षी बहू, कल जब नकुल बंटवारे की बात कर रहा था तो तुझे इतना बढ़ चढ़कर बोलने की क्या जरूरत थी, और ये माही को बीच में लेकर क्यों आई? मम्मी जी, माही भी तो इसी घर की बेटी है, उसका भी तो इस घर पर हक है ना। अरे वो अपना हिस्सा पहले ही ले जा चुकी है, उसे उसके पैसे मिल चुके हैं, तू क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तुलिया? पार्वती भी साक्षी को समझाती है।
लेकिन इधर रुचिका ने माही को फोन करके सारी बात बता दी थी। अगले ही दिन माही मायके आ पहुंचती है। मम्मी, मैंने सुना घर में बंटवारा हो रहा है, मुझे ऊपर वाले दोनों कमरे और किचन बाथरूम दे दो। अरे माही बेटा, ऊपर 4 ही तो कमरे हैं, अगर 2 कमरे तुझे दे दिए तो दोनों भाइयों को क्या मिलेगा? मम्मी, पापा ने इतना बड़ा घर हम लोगों के लिए ही तो बनवाया है, नीचे के फ्लोर पर भी तो 4 कमरे हैं। माही, मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया है, मुझे नीचे का पूरा फ्लोर चाहिए, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है, तो ऊपर के 2 कमरे मुझे दे दो, 1 कमरा रणवीर भैया और साक्षी भाभी को दे दो और 1 कमरा मम्मी का। माही की बात सुनते ही रणवीर पार्वती की ओर देखने लगता है। वो कुछ कहने वाला था कि साक्षी उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा करती है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों कमरे में आते हैं, साक्षी, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? तुम देख नहीं रही हो कैसे माही और नकुल ज्यादा से ज्यादा जगह हथियाने में लगे? हाँ बीना, अरे वो आप ही के छोटे भाई बहन है, जाने दो ना, दे दो माही को 2 कमरे, हम अपनी जमीन बेचकर बढ़िया फ्लैट ले लेंगे। अरे हमें किसी चीज की कमी थोड़ी ना है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को कमी होने देंगे। साक्षी। अगले दिन रणवीर अपनी जमीन बेचने के लिए क्लाइंट से बात करता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन बेचने की कार्रवाई शुरू करता है उसे पता चलता है इस वक्त जमीन की कीमत काफी गिर गई है और उसकी लाखों की जमीन की कीमत बहुत कम हो गई है। रणवीर ये बात साक्षी को बताता है। लो, हो गया बंटातार। जिस जमीन के सहारे तुम हमारे घर का आधा से अधिक हिस्सा मेरे छोटे भाई बहनों को देने की बात कर रही हो ना, उस जमीन को अब कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं पूछ रहा। इस वक्त इस जमीन को बेचा तो मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। ओह, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब हम इतने बड़े बंगले में सिर्फ 1 कमरे में रहेंगे। पार्वती घर का बंटवारा कर देती है, जिसमें नीचे का पूरा फ्लोर नकुल और रुचिका ले जाते हैं, ऊपर के 2 कमरे माही ले जाती है और रणवीर साक्षी के हाथ आता है सिर्फ 1 कमरा, क्योंकि एक बचा हुआ कमरा पार्वती का हो जाता है। इसे साक्षी का सीधापन, भोलापन या निस्वार्थ भाव से त्याग कहें या उसकी मूर्खता, लेकिन उसके इसी स्वभाव की वजह से वो अपना सब कुछ लुटा देती है और खाली हाथ रह जाती है। इसलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा सीधे होने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग आपकी कद्र नहीं करते, बल्कि आपका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अरे, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, सासू माँ भी सो रही है, सब सो रहे हैं और इनको भी तो ऑफिस जाना होगा। चलो कोई ना, शायद शादी में थक गए होंगे, खाना तो बना ही लेती हूं मैं। सिमरन सबके लिए दोपहर का खाना बनाकर रख देती है और वेट करने लगती है कि वो सारे के सारे उठेंगे तो उन्हें भूख लगेगी और खाना खाएंगे। दोपहर के 4 बज जाते हैं। सिमरन की सास रीता तो उठती ही नहीं है और पति आधी अधूरी नींद में उठता है। सिमरन ऑफिस के लिए पूछती है, अरे कोई बात नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा। सिमरन कपड़े धोने चली जाती है, जो कल के कपड़े पड़े होते हैं। सारा घर साफ करती है। ये क्या सिस्टम है इस घर का? सारा घर गंदा ही पड़ा है, ना कपड़े धुले हुए हैं, रसोई भी गंदी पड़ी हुई है, घर भी फैला हुआ है और सब सो ही रहे हैं। ये कैसी बात है? थोड़ी ही देर में उसके सास ससुर भी उठ जाते हैं। माँ जी, खाना लगा दूं? अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो पेट भरा हुआ है। सुबह वो चाय के साथ छोले भटूरे जो खा लिए थे ना, तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। ससुर जी, आपका लगवा दूं? अरे नहीं, मैंने तो तुमसे ज्यादा ही खाया था, मुझे कहाँ भूख होगी, राजीव से पूछ लो। लेकिन वो भी वापस सो जाते हैं। हाँ, तो तुम खा लो, हमें तो किसी को भी भूख नहीं लगी है, हमने सुबह की चाय के साथ भारी खाना जो खा लिया था। सिमरन अपना खाना खा लेती है। राजीव भी थोड़ी देर में उठ जाता है और घर के ही काम में लग जाता है। आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं जी? कभी कभी घर से ही कर लेता हूँ, जब नींद आती है। पर उसमें दिक्कत तो होगी ना? हाँ, बहुत होती है। कभी कभी बॉस डांट भी देते हैं ऑफिस ना आने के लिए, पर ठीक है, अब सुबह की चाय के साथ भारी खाना खा लो तो नींद तो आती ही है। हमारे घर में तो यही चलता है, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। वो सबके लिए चाय बनाती है तो देखती है कि शाम के 6 बज गए हैं। अब सास झाड़ू लगा रही होती है। आहा, मैंने झाड़ू लगा दी है, तुम एक काम करो, तुम अब पोछा लगा दो। आपके यहाँ पर बाई नहीं आती? अरे बाइयां तो सुबह आती है ना, इस समय कोई पूरा काम करती ही नहीं है,
हमें तो चाय और भारी खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो सुबह कोई आता ही नहीं है। हम तो उठकर दरवाजा भी नहीं खोलते हैं। अगर कोई आ भी जाता है तो हम सोते ही रहते हैं। चलो चलो, अब ये सब कुछ बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से पोछा लगा दो। सिमरन चाय छोड़कर पोछा लगाने लगती है। सिमरन, ओ बहू सिमरन, रात के खाने के बाद सुबह के लिए राजमा भिगो देना। चाय के साथ राजमा चावल खाएंगे। चाय के साथ राजमा और चावल, ये कौन खाता है? अरे वाह, मजा ही आ गया। याद से भिगो देना और बढ़िया सा बनाना। अगली सुबह सिमरन सबके लिए चाय के साथ बढ़िया सा राजमा और चावल बना देती है। अरे वाह, बहुत ही अच्छे बने हैं, मजा आ गया। मुझे तो नींद ही आने लगी। हाँ बहू, खाना तो अच्छा बनाती हो तुम भी खा लो। नहीं नहीं माँ जी, मुझे इतना ज्यादा भारी खाना खाने की आदत नहीं है। सुबह सुबह मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। सिमरन के अलावा सब चाय के साथ राजमा और चावल खा लेते हैं। अब मैं दवाई लेकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, नहीं तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज बहुत काम है। चलिए मैं कपड़े निकाल देती हूँ। सिमरन रसोई साफ करके आती है, तब देखती है कि पूरा घर वापस से सो चुका होता है। किशोर टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो जाता है। सास दवाई लेकर सो जाती और राजीव भी ऑफिस के कैप्टन में ही सो जाता है। अरे राजीव, आप तो उठिए। अरे छोड़ो, अब मैं नहीं जा रहा, घर से काम कर लूंगा। राजमा चावल खाकर तो बहुत नींद आने लगी। कल तो आप कह रहे थे बहुत सारा काम है, मीटिंग है, तो अब क्या हो गया राजीव? हाँ है, सब है, पर अभी तो मैं सो रहा हूँ। लेकिन वो भी सो जाता है। सिमरन अकेले बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में किशोर के ऑफिस से एक पियून फाइल लेकर आता है। वो बहुत ही जरूरी फाइल है, अगर अभी नहीं मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। सिमरन को तो कुछ पता नहीं होता। वो एक एक करके तीनों को उठाती है, पर तीनों बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होते हैं। पियून बिना फाइल लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में जब किशोर उठता है तो सिमरन उन्हें बताती है। हे भगवान, आज तो ऑफिस जरूरी जाना था मुझे, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? बाबूजी, मैंने उठाया था, मैंने सबको बहुत उठाया था, लेकिन आप में से कोई उठा ही नहीं। बाबूजी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। किशोर भागकर ऑफिस जाता है और शाम को आता है। उसका मुंह लटका हुआ होता है। अरे क्या हुआ बेटा, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कोई बात है? क्या हुआ बताओ हमें। अरे आज तो नौकरी पर बनाई थी, इतनी मुश्किल से नौकरी बची है मेरी। इतनी गहरी नींद आ गई थी ना, चाय के साथ राजमा चावल खाकर। तभी अंदर से राजीव की आवाजें आने लगती हैं। सर, हाँ पक्का, कल पूरी कोशिश करूंगा आने की। हाँ, आज मीटिंग थी, पता है। हाँ बस किसी काम में फंस गया था, कल आता हूँ ऑफिस, पक्का। चलो, अब इन लोगों को समझ में आएगा कि सुबह सुबह इतना ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए। पूरे घर का सिस्टम ही हिला हुआ है। मैं तो जाऊं काम करने, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं सुखाने के लिए, और इनकी शर्ट भी तो प्रेस करनी है। सारा दिन यहाँ काम में ही लगे रहो, पर काम खत्म ही नहीं होता। कल सुबह से तो शायद अब से हल्का नाश्ता ही बनवाएंगे ये लोग। देखते हैं क्या करते हैं, गॉड नोज। जब सिमरन कपड़े सुखा देती है तब रीता उसके पास आती है। हाँ माँ जी, तो फिर आप कल पोहे ही खाएंगे ना आप चाय के साथ में, या फिर भारी खाना तो नहीं खाना है आप लोगों को? अरे क्यों हल्का क्यों खाएंगे बहू, हम तो चाय के साथ भारी ही खाना खाएंगे। सुबह सुबह पेट जो भर जाता है तो दिन भी अच्छा निकल जाता है, मूड भी अच्छा रहता है। तो ऐसा करना, कल सुबह चाय के साथ में इडली सांभर बना लेना बहू। इतना कहकर वहां से उसकी सास चली जाती है। क्या खाक मूड अच्छा रहता है, सारा दिन तो सोते रहते हैं सब लोग। एक घर का काम टाइम पर नहीं होता इन लोगों का। आधे से ज्यादा समय तो मैं भूखी रह जाती हूँ। मुझसे तो इनका भारी खाना खाया ही नहीं जाता सुबह सुबह। अभी दोनों की नौकरी जाते जाते बची है, फिर भी ये नहीं कि थोड़ा सा हल्का खाना खाकर ऑफिस निकल जाए। नहीं, कल फिर से इन लोगों को इडली सांभर खाना है सुबह सुबह, और फिर वापस से
ये इडली सांभर खाकर पूरा घर सो जाएगा। अगली सुबह सिमरन चाय के साथ इडली सांभर बना देती है। माँ जी, मेरे साथ वॉक पर चलेंगी आप? वॉक पर? खाने के बाद? दवाई भी तो लेनी है बहू, फिर तो नींद ही आ जाएगी। दवाई आकर ले लेना माँ जी, अभी चलते हैं। सिमरन के इतना कहने पर रीता उनके साथ 10 मिनट के वॉक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इतना भारी खाना खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ रही होती है। वहां उनको सिमरन की ताई सास भी वॉक करती हुई मिल जाती है। अरे वाह रीटा वाह, आज वॉक पर आई हो बहू के साथ में। पर रीता क्योंकि काफी ज्यादा नींद में होती है, इसलिए कोई जवाब नहीं देती, ना ही उनके पैर छूती है और पेड़ से टिककर बैठ जाती है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? जब काम होता है तो दिन में 10 बार फोन करती है, और अब देखो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है। अब आने तो इसका फोन, कभी उठाऊंगी नहीं। हाँ। अरे नहीं नहीं ताई जी, वो दवाई ले रखी है ना, शायद इसलिए मैंने घर ले जाती हूँ। सिमरन चुपचाप उसे घर पर ले आती है और घर आते ही रीटा वापस से सो जाती है। दवाई तो बस बहाना है, इनको वैसे ही सोना ही है इतना भारी खाना खाने के बाद। ऐसे कैसे ये घर चलेगा? काम के टाइम पर सब सोते ही रहते हैं, ना घर का कोई काम होता है और ना ही कोई ऑफिस जा रहा है। और राजीव भी ऑफिस जाने की जगह बस सोते रहते हैं हर दूसरे दिन। किसी दिन इनकी नौकरी ना चली जाए। जब तक माँ जी सोकर उठती है घर का सारा काम हो चुका होता है। मेरी तो बैंड ही बज जाती है काम करते करते। ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? आज तो ताई जी भी नाराज हो गई सास से। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात को जब रीता सिमरन के पास छोले चावल की तैयारी के लिए बोलने आती है, तभी सिमरन हाँ कर देती है। हाँ माँ जी, मजा ही आ जाएगा, और सलाद और लस्सी भी बना दूंगी। कितना स्वाद खाना बनेगा ना कल सुबह का। कल सुबह की चाय के साथ तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। अरे बहू, मेरे तो बस मुंह से पानी आ रहा है ये सोच सोच कर ही कि कल का नाश्ता कितना बढ़िया होगा। अगली सुबह सब बड़े ही खुश खुश उठते हैं कि आज तो बढ़िया सा खाना खाने को मिलेगा चाय के साथ में। पर सिमरन पोहे बनाकर ले आती है। अरे ये क्या बहू, छोले चावल और लस्सी कहाँ है हमारे? हम सब तो इंतजार कर रहे थे कि हमें चाय के साथ में छोले चावल मिलेंगे, लेकिन ये क्या, तुम तो पोहे बनाकर ले आई। माँ जी, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि छोले भिगोने पड़ेंगे और लस्सी के लिए दही जमाना पड़ेगा, तो फिर मुझे लगा कि यही बना देती हूँ। ओहो यार, सारा मूड ऑफ हो गया। पर चलो कोई नहीं, जो है दे दो। सिमरन सबको पोहे दे देती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे बने होते हैं। सब अपनी आदत के अनुसार लेट जाते हैं, पर आज हल्के नाश्ते की वजह से किसी को भी नींद नहीं आती। थोड़ा आराम कर लिया, अब नींद तो आ नहीं रही। ऑफिस चला जाता हूँ टाइम से। हाँ, मैं भी तैयार हो गया। आज पता नहीं रोज की तरह आलस नहीं आ रहा। मुझे भी थकान नहीं लग रही है। मैं भी रसोई में कुछ लड्डू बना लेती हूँ, उसके बाद मशीन में कपड़े डाल दूंगी। बहू तुम झाड़ू कर लो, सुबह सुबह घर साफ हो जाएगा और फिर पूजा पाठ का समय भी हो जाएगा। लगता है मेरा पैतरा काम कर गया। आज हर काम हो रहा है और समय से पहले हो रहा है, वरना अभी सब खराटे मारे होते जोर जोर से। अब रात के लिए तो बना दूंगी छोले और चावल। वो रात को 7-8 बजे के आसपास खाना तैयार कर लेती है। सब खाकर टाइम पर सो जाते हैं। माँ जी ने फिर से दूसरे दिन के लिए पूरी और आलू बनाने को बोल दिया। ये क्या, बस एक ही दिन के लिए शांति थी? नहीं नहीं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये लोग ऐसे ही ऑफिस छोड़ छोड़ कर सोते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन दोनों की नौकरी ऐसे ही चली जाए और मैं घर का काम कर करके एक दिन स्वाहा हो जाऊं। अगली सुबह फिर सब आलू पूरी का इंतजार कर रहे होते हैं और सिमरन दलिया लेकर आ जाती है। अरे ये क्या है, दलिया? ये बीमारों वाला खाना क्यों बनाया है? कौन खाएगा? अपने लिए बनाया था, तो सोचा कि सबके लिए बना देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे हल्का सा बुखार है, आलू पूड़ी आज नहीं बन पाएगी मुझसे। जबकि ना मैंने तो तैयारी भी कर ली थी, लेकिन फिर मुझसे हो नहीं पाया और फिर खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं हुई, तो सब लोगों के लिए दलिया ही बना दिया।
ओहो बहू, चलो फिर वो आलू पूरी दिन में खा लेंगे। ठीक है, मैं ही बना लूंगी सब लोगों के लिए। अभी एक काम करते हैं कि दलिया ही खा लेते हैं। सब दलिया खा लेते हैं। हम दोनों जा रहे हैं ऑफिस। अब जब गया ना ऑफिस तो समझ आया कि घर से ठीक से काम नहीं होता। लैपटॉप पर आधी बातें समझ ही नहीं आती। असल में पता है, सही ही हुआ। कल भी हल्का सा नाश्ता किया था ना, तो एनर्जी सी बनी रही पूरे दिन। बिल्कुल नींद नहीं आई और सब काम टाइम पर हो गया। ये बात तो सही कह रही हो बेटा, हल्के नाश्ते से फुर्ती सी बनी रहती है। चलो चलो कोई बात नहीं, छोले पूरी रात में खा लेंगे। आ, ये भी आइडिया काम कर गया। पर अब रात को फिर कल के लिए कुछ न कुछ बनाने को बोल देंगी माँ जी। नया बहाना तो सोचना ही पड़ेगा। तभी सिमरन की सास उसके पास आती हुई दिखती है। अरे ये तो आ रही है। क्या बोलूं, कल कल के लिए क्या बोलूं मैं इन्हें। और ये पता नहीं क्या बनाने के लिए बोल देंगी। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सुनो सिमरन, ऐसा करना, कल सुबह की चाय के साथ में कुछ हल्का सा नाश्ता बना लेना। सबके लिए सही रहता है वो। ठीक है बहू। सिमरन को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या क्या बोला माँ जी? हल्का नाश्ता और कुछ भारी नहीं बनाना माँ जी? अरे नहीं नहीं, नहीं बनाना भारी कुछ भी। हल्का बनाने से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मतलब अब देखो ना, पूरा घर भी समय पर साफ हो जाता है। मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ और मंदिर में सत्संग के लिए भी चली जाती हूँ। तो कल उपमा बना लेना बहू। ठीक है माँ जी, मैं उपमा बना दूंगी। अगले दिन से सुबह की चाय के साथ भारी खाना बनाने की जगह हल्का नाश्ता बनने लगा और पूरे घर की जिंदगी समय से और अच्छे तरीके से चलने लगती है। रात को जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना और फिर सारा दिन अपने अपने काम में लगे रहना।